नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। कुछ किसान भाइयों के लहसुन की फसल में समस्या आ रही है कि जो उनकी लहसुन की फसल है उसमें जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं वहाँ से नई पत्तियाँ निकल रही हैं। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ये समस्या आती क्यों है और किस प्रकार से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। किसान साथियों, ये जो समस्या है सामान्यतः चौड़ी पत्ती की लहसुन की जो वैरायटियां हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये लहसुन की जीतू वैरायटी है। और इसी प्रकार से ऊँटी लहसुन की वैरायटी हो या अन्य जो भी चौड़ी पत्ती की वैरायटी हो, उनमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इस बार किसान साथियों यदि बात करें तो जो देसी लहसुन की वैरायटियाँ हैं उसमें भी ये समस्या कहीं कहीं पे आ रही है। कुछ किसान भाइयों के कम है और कुछ किसान भाइयों के ज़्यादा है। तो सामान्यतः किसान साथियों, जब पौधे के अंदर जो गांठ बनती हैं उसमें जो कलियां बनने लगती हैं वो फिर से अंकुरित हो जाती हैं और उनका अंकुरण ही हमें यहाँ पर पत्तियों के रूप में दिखाई देता है। किसान साथियों, इस प्रकार से जब पत्तियाँ निकल आती हैं तो वो कंद फट जाता है, उसका शेप बिल्कुल बिगड़ जाता है, नहीं ठीक तरह से उसका विकास हो पाता है और उसका मार्केट प्राइस भी हमें किसान साथियों बहुत ही कम मिलता है। ना ही उसको स्टोरेज हम रख सकते हैं क्योंकि वो जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो ये दिक्कत किसान साथियों उस समय ज़्यादा आती हैं जब हम उसे आवश्यकता से अधिक पानी देते हैं, आवश्यकता से अधिक हम न्यूट्रिशन उसको अवेलेबल करा देते हैं, या उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण भी किसान साथियों इस प्रकार की समस्या है वो देखने को मिल सकती है। यानी अलग अलग कारण। यदि किसान साथियों हमारी फसल के जो पौधे हैं वो ज़्यादा सीधे रहते हैं तो क्या होता है कि जितनी जगह में पौधे की संख्या होनी चाहिए उससे कम होगी, तो उस खाली जगह का न्यूट्रिशन भी वो पौधा लेगा और उस न्यूट्रिशन को जब वो पचा नहीं पाएगा तो किसान साथियों इस प्रकार से जो पत्तियाँ निकलने की समस्या आती है वो आ जाती है। वहीं पर कुछ पोषक तत्वों की कमी की हम बात करें तो बोरोन नामक पोषक तत्व की जब कमी आती है तो ये समस्या आ जाती है कि जो कंद है वो फट जाता है। वहीं पर किसी पोषक तत्व की अधिकता, यहाँ हम बात करें किसान साथियों यहाँ पर नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी फसल के लिए बहुत ही अनिवार्य और मुख्य पोषक तत्वों की श्रेणी में गिना जाता है। इसी के कारण पौधे की बढ़वार होती है, पौधों में क्लोरोफिल रहता है और इस नाइट्रोजन की उपलब्धता में ही अन्य पोषक तत्व हमारी फसल ले पाती है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो उसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे किसान भाई बुआई के समय किसान साथियों डीएपी 12-32-16 या अन्य प्रकार के फर्टिलाइज़र देते हैं। यदि हम डीएपी की बात करें तो उसमें भी हमें नाइट्रोजन मिलता है, या हम 12-32-16 या अन्य किसी एनपीके फार्मूलेशन वाली खाद की बात करें तो उसमें भी हमें नाइट्रोजन मिलता है। उसके बाद किसान साथी फिर से टॉप ड्रेसिंग में जब फसल महीने भर की हो जाती है तो उसमें फिर से यूरिया का प्रयोग करते हैं। कोई अमोनियम सल्फेट के माध्यम से करता है, कोई डायरेक्ट यूरिया डालता है, यानी उसमें फिर से यूरिया दिया जाता है। और किसान साथी फिर से खड़ी फसल में डीएपी का प्रयोग करते हैं तो उसे फिर से और नाइट्रोजन मिलता है। क्योंकि उसे नाइट्रोजन तो चाहिए, लेकिन कुछ नाइट्रोजन हमारी ज़मीन में अवेलेबल होता है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव है पर्यावरण से नाइट्रोजन खींचकर हमारी फसल को उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार से जब नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है हमारी फसल में, तो उस नाइट्रोजन को जब फसल पचा नहीं पाती है तो इस प्रकार के विकार हमारे सामने आते हैं। और जब विकार आ जाते हैं उसके बाद हम उसमें पीजीआर का स्प्रे करते हैं या फिर हम बोरोन का स्प्रे करते हैं। तो किसान साथियों समस्या आ चुकी होती है उसके बाद हम उसका निदान करते हैं। तो हमें ऐसा करना है कि हमारी फसल जैसे ही 60-65 दिन की हो जाए तो सबसे पहले बात हमें उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पहले भी हमें 60 दिन से पहले की अवस्था में भी नाइट्रोजन का सीमित प्रयोग करना चाहिए। क्या होता है कि नाइट्रोजन का प्रयोग करने से फसल अचानक से हरी हो जाती है और किसान को लहसुन की फसल चाहिए हमेशा हरी की हरी। थोड़ा सा भी उसमें पीलापन आ जाता है तो वो घबरा जाता है कि लहसुन का कंद है वो अच्छा नहीं बैठेगा। थोड़ी सी इस प्रकार से पत्तियाँ पीली हो जाती है तो वो बाजार में चला जाता है और तरह तरह की दवाइयाँ ले आता है, थैला भर के और स्प्रे कर देता है। इस प्रकार की जो पत्तियों की नोक सूखती है, पीलापन आता है, तो किसान साथियों सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसमें मौसमी तनाव का होता है। पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया है।
लेकिन जैसे ही वो दुकान पे जाता है तो उसे एक टॉनिक दे दिया जाता है, एक इंसेक्टिसाइड दे दिया जाता है, एक फंगिसाइड दे दिया जाता है और चिपको के साथ की स्प्रे करने को कह दिया जाता है कि ये स्प्रे आप डालो, आपकी फसल ठीक हो जाएगी। लेकिन इस प्रकार से जो मौसमी तनाव इस वर्ष आप देख रहे हैं किसान साथियों, जो लहसुन में इस प्रकार से पीलापन आ रहा है, नोक सूख रही हैं, जो मौसमी तनाव के कारण हो रही है, वो किसी दवाई से ठीक नहीं होती है। लहसुन की फसल में जब रोग आता है तो किसान साथियों पहले निचली वाली पत्तियों पर आता है। निचली पत्तियों से रोग बढ़ता हुआ ऊपर की पत्तियों की ओर जाता है। तो जब भी आपको किसी प्रकार के रोग के लक्षण देखने हो, चाहे झुलसा हो, काली मस्सी हो या अन्य प्रकार का रोग हो, पर्पल ब्लास्ट, तो आप पहले जो नीचे की सूखी हुई पत्तियों को छोड़कर उससे जो ऊपर हरी पत्तियां हैं उनको देखें। वहाँ पर आपको कोई इफेक्ट दिखे, कोई धब्बे दिखे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी फसल में रोग लग चुका है। तो उसी हिसाब से आपको फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है जिस प्रकार की समस्या हो। थ्रिप्स लगे हो तभी आपको थ्रिप्स की दवाई का स्प्रे करना है, नहीं लगे हो तो आपको नहीं डालना है। और वो भी किसान साथियों एक प्रकार से कि इस प्रकार से कि आपकी फसल में थ्रिप्स कम है तो आप साधारण से इंसेक्टिसाइड लें जब आपकी फसल की अवस्था भी कम हो। यदि आपकी फसल की अवस्था लास्ट कंडीशन में है और थ्रिप्स लगे तब आपको हेवी दवाई लेनी है, उससे पहले नहीं लेनी है। एक बार जब आप थ्रिप्स की दवाई डालोगे तो उसके बाद किसान साथियों और भी ज़्यादा मात्रा में ये बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो बिल्कुल थ्रिप्स को ख़त्म कर दे। वो उस कीटनाशक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेते हैं और आगे अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। जैसे ही मौसम में तनाव होता है, यहाँ यूँ कहें कि कई दिनों से सर्दी चल रही है और अचानक से 2-3 दिन गर्मी आ जाती है, जैसा पिछले आपने देखा होगा 2-3 दिनों में। उसके बाद लगभग सभी किसान भाइयों की फसल में थ्रिप्स की समस्या का इस समय भयंकर अटैक बना हुआ है। तो यदि आपका एक भी स्प्रे नहीं हुआ है किसान साथियों, तो आप प्रोपेनोफास प्लस साइफरमेथ्रिन के साथ जो एसिफेट आता है उसका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या क्लोरोपाइरिपास प्लस साइफरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसके साथ एसिफेट ले सकते हैं, या एसिफेट इमिडा का जो कॉम्बिनेशन आता है वो ले सकते हैं। लेकिन जैसे समस्या थ्रिप्स की आती है, किसान भाई बाजार में चला जाता है और कई दुकानदार उसको शुरुआत में वे जो प्रिप्रोनिल और इमिडा का कॉम्बिनेशन आता है वो पकड़ा देते हैं। दवाई है, काम करेगी, लेकिन जो थ्रिप्स बच जाए किसान साथियों, उसका जब आप दोबारा स्प्रे करेंगे तो वो थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होंगे, क्योंकि शुरुआत में ही आपने हेवी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर लिया है। तो अपनी समझदारी को भी आपको ध्यान में रखना है। कई वर्षों से आप लहसुन की खेती कर रहे हैं, पहली बार तो नहीं कर रहे हैं। पहली बार करते हैं तो किसान साथियों गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आपने कई वर्षों से खेती करते आ रहे तो आपको पता होगा कि कौन सी दवाइयों का किस समय प्रयोग करना चाहिए। साधारण सी बीमारी है, काली मस्सी, डाउनी मिल्ड्यू है, तक आप साधारण से फंगिसाइड कार्बेंडाजिम या मेनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है या मेटालिक्सिल मेनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है उससे भी ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेबुकानाजोल एजेस्ट्रोबिन का इतना महंगा फंगिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। एक साथ कई रोग सक्रिय हो तब किसान साथियों आप एजेस्ट्रोबिन के प्लस जो भी कॉम्बिनेशन आते हैं उन दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। और अपनी फसल की अवस्था भी देखें कि फसल किस अवस्था में है। फसल की यदि आधी अवस्था नहीं हुई और आप अभी से एक सिंपल से रोग के लिए एक अच्छा महंगा वाला टेक्निकल डालते हैं तो आपकी लागत बढ़ जाती है। और इस प्रकार से जो बाजार अभी लुढ़का है, इस हिसाब से किसान साथियों आपकी लागत कितनी है इस वर्ष आप सोच सकते हैं। तो किसान साथियों हमें अपनी फसल में लागत भी कम रखनी है, दवाइयों का सही प्रयोग भी करना है और जो समस्या है उसी हिसाब से हमें स्प्रे करना है। तो बोरोन का स्प्रे भी किसान साथियों आप समय से पहले कर लीजिए। पीजीआर के रूप में किसान साथियों पहले आप यदि 60 दिन से पहले ही पीजीआर का स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल में नुकसान हो सकता है, लेकिन आप 05234 का प्रयोग करते हैं तो यह आपकी फसल में पीजीआर का भी काम करता है, प्लस आपकी फसल में न्यूट्रिशन भी देता है, जो आपकी फसल के पौधे के तने को मोटा करता है और जो कंद का साइज़ है उसके विकास को बढ़ावा देता है। क्योंकि इसमें किसान साथियों फास्फोरस और पोटेश होता है जो कि आपकी फसल के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो आप जब 60 से 90 दिन की फसल की अवस्था है तो 05234 का प्रयोग कर सकते हैं, बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं, यूरिया का आप कम प्रयोग करें, नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र का कम प्रयोग करें, तो आपकी ये समस्या जो नई पत्तियाँ निकलने की आती हैं वो नहीं आएगी। और यदि आप सोचते हैं कि किसी दवाई से इस नई निकली हुई पत्तियों को मैं ठीक कर सकता हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक जब इस प्रकार की समस्या आपके खेत में बढ़ रही है तो किसान साथियों आप पानी देने का अंतर भी थोड़ा बढ़ा दें और हल्की सिंचाई करें। हल्की सिंचाई मतलब कि हाँ नमी बन जाए, ऐसा नहीं कि क्यारियाँ भर भर कर आप फसल को लास्ट कंडीशन तक। तो इस प्रकार से किसान साथियों लहसुन की फसल में जो नई पत्तियाँ निकलने की समस्या आ रही है उसको हम रोक सकते हैं। हालांकि जो चौड़ी पत्ती वाली वेराइटियां हैं उनमें ये
समस्या किसान साथियों लगभग 5 से 10% आती ही आती हैं, लेकिन इनमें भी आप कुछ सावधानियां रख के और भी कमी कर सकते हैं, जो सो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। समय पे बोरोन का प्रयोग करें, समय पे 05234 का प्रयोग कर लें, जो कि पीजीआर का काम करता है। अलग से पीजीआर का खर्चा नहीं लगेगा, साथ ही न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। पानी को भी आप किसान साथियों समय के हिसाब से चलाएं कि ज़्यादा नमी नहीं रहे, बार बार उसको न पिलाएं, जितनी ज़रूरत है उतना ही पिलाएं। बुआई के समय किसान साथियों पौधे की पर्याप्त संख्या रखें, उन्हें यूरिया का प्रयोग या नाइट्रोजन का प्रयोग सीमित मात्रा पर और समय पे ही प्रयोग कर लें। तो इस प्रकार से आप इन्हीं बातों का ध्यान रखकर आप अपनी फसल में जो नई पत्तियां निकलने की समस्या है, कंद फटने की समस्या है, इनको रोक सकते हैं। अलग से कोई भी दवाई नहीं है, ये जो 5234 या जो बोरोन ये आपकी फसल के लिए अनिवार्य है और इनका ये काम होता है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि किसी दवाई को मैं लाकर स्प्रे कर दूं तो मेरी जो फसल की समस्या है ये सुलझ जाएगी, तो बिल्कुल नहीं। पीजीआर का भी प्रयोग किसान साथियों क्यों किया जाता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि आपकी फसल में जो हार्मोन्स होते हैं इनको संश्लेषण करने के लिए किया जाता है, जिससे कि फसल कुछ अवस्था में अलग अवस्था में चली जाती हैं। यदि आप पौधे की हाइट को रोकने वाले पीजीआर का प्रयोग करते हैं तो किसान साथियों वो डोरमेंसिक अवस्था में चली जाती हैं, तो कुछ समय के लिए फसल में जो विकास है वो रुक जाता है। और यदि आप पीजीपी यानी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल के पौधे की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वो उन हार्मोन्स को बढ़ावा देता है जो पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि कोई कहता है कि पीजीआर से कंद फटने की समस्या ठीक हो जाती है, तो वो इसी कारण से ठीक होती हैं कि पौधे की जो सारी क्रियाएं हैं वो सुस्त हो जाती है, केवल वो जिंदा रहता है। इस हिसाब से किसान साथियों आप समय से सही समय पर फर्टिलाइज़र का या आप जो भी न्यूट्रिशन देने चाहते हो उसका सही समय पर सही मात्रा में प्रयोग करते हैं तो कभी भी आपको जो नेगेटिव रिजल्ट है वो नहीं मिलते हैं। फसल को हरी करने के लिए बार बार आप नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग करते हैं। कुछ किसान साथी कैल्शियम नाइट्रेट की भी मात्रा भरपूर मात्रा में दे देते हैं लास्ट कंडीशन में, तो उसमें भी किसान साथियों नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक होती है, जिसके कारण कि आपकी फसल में ये जो समस्या आ जाती है, तो उसका आप सीमित प्रयोग करें। आपकी फसल में पोषण की ज़रूरत है या नहीं, आप अच्छा से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, भरपूर भरपूर मात्रा में खाद देते हैं, ऊपर से पीजीआर का स्प्रे करते हैं, फिर उसको ऊपर से दबाते हैं, नीचे से बढ़ाते हैं, तो किसान साथियों फसल में विकार आएगा ही आएगा, चाहे लाख कोशिश कर लो। तो किसान साथियों अलग से कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी फसल में जो ये समस्या है सुलझा लें। ये साधारण से तरीके जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताए हैं, अपने अनुभव से सीखे हैं और अन्य किसान साथियों से इसकी जानकारी ली है। फिर भी किसान साथियों आप किसी भी खाद दवाई का प्रयोग करने से पहले अपने कृषि सलाहकार से अवश्य सलाह लेवें और उसके बाद ही उसकी मात्रा का भी प्रयोग करें। अनावश्यक या अति मात्रा में आप कोई भी चीज़ नहीं डालें किसान साथियों, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जितना फसल की ज़रूरत हो उसी हिसाब से आप उसको भोजन दें। अति हर चीज़ की बुरी होती है, इस बात को नोट कर लेंगे तो न तो लागत बढ़ेगी न ही फसल में कोई नुकसान होगा। तो आज के वीडियो में किसान साथियों इतनी जानकारी थी। उम्मीद करूँ कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, पसंद नहीं आए वीडियो तो डिसलाइक भी ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं अपने किसान भाइयों को सही जानकारी दे पा रहा हूँ या नहीं। और यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो अन्य किसान साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ हो और वो भी अपनी फसल में संबंधित कार्यवाही कर सके। किसी भी प्रकार की कोई समस्या यदि हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा जितना अनुभव होगा किसान साथियों वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। और यदि मेरे वीडियो में कोई कमी है तो आप उसे अवश्य कमेंट में मेंशन करें, ताकि किसान साथियों मैं भी आपसे सीखूं। खेती एक ऐसा विषय है जिसमें सीखना और सिखाना यदि हम ताउम्र भी सीखें तो भी कम पड़ता है। तो फिर मिलते हैं किसान साथियों एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।